अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। दोस्तों, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनके जो इंसेस्टर्स थे दे वर एक्वेटिक, और ये ब्रायोफाइट्स पहले प्लांट्स थे विच इन्वेडेड द टेरेस्ट्रियल लाइफ। इट मीन लैंड वाज इन्वेडेड बाय ब्रायोफाइट फर्स्ट। सो ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर्ड द फर्स्ट प्लांट विच इन्वेडेड द टेरेस्ट्रियल लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक्वेटिक लाइफ छोड़कर टेरेस्ट्रियल लाइफ एडॉप्ट करना चाहता है तो उसको कुछ चेंजेस लानी पड़ती हैं। सबसे पहला चेंज जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्मेशन, और यही प्रॉपर्टी जो है वो ब्रायोफाइट्स ने एडॉप्ट कर ली कि ब्रायोफाइट ने यूनिसेलुलर लाइफ छोड़कर मल्टी सेलुलर लाइफ एडॉप्ट कर ली। हमेशा याद रखें ऑर्गेनिज्म के जब भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा इट कैन नॉट बी टेरेस्ट्रियल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टॉलरेट द फ्लक्चुएशंस एंड चेंजेस ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास टेरेस्ट्रियल होंगे तो ये मल्टी सेलुलर होंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मस्ट बी मल्टी सेलुलर बिकॉज टेरेस्ट्रियल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं और ये इतना स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं होता। MCQs याद रखें ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट इज़ मोर स्टेबल देन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। जितनी भी हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है ये अनस्टेबल है, क्योंकि आप देखते हैं कि साल में 4 या 2 या 3 सीजन्स होते हैं। सुबह के टाइम टेम्परेचर चेंज होता है, दोपहर को चेंज होता है, शाम को चेंज होता है, रात को चेंज होता है। इसी तरह कभी बारिश होती है, कभी बर्फ़बारी होती है, कभी सनी डे होते हैं। इट मीन्स कि टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है इसका कोई ये इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशन जल्दी होती रहती है। इसके मुकाबले में जो एक्वेटिक लाइफ है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वाटर में टेम्परेचर चेंज मुश्किल से आता है। वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर, pH और मेजॉरिटी फैक्टर जो हैं वो स्टेबल रहते हैं। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक लाइफ में तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकता। सो इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट द टेरेस्ट्रियल लाइफ द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू बी मल्टी सेलुलर। तो ब्रायोफाइट्स ने भी यही काम किया कि ब्रायोफाइट्स में आपको कोई यूनिसेलुलर मेंबर नहीं मिलेगा। इन्होंने यूनिसेलुलर लाइफ छोड़कर मल्टी सेलुलर लाइफ एडॉप्ट कर ली। सेकेंड पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पहले तो इनके इंसेस्टर जो थे वो एक्वेटिक लाइफ में थे तो इनके लिए वाटर अवेलेबल था 24 आवर्स। अब ये टेरेस्ट्रियल लाइफ में आ गए हैं तो कभी सनी डे होगा, कभी वाटर होगा, कभी नहीं होगा, कभी बारिश बरसेगा, कभी नहीं। तो इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मेथड सीख लिया कि इनसे वाटर लॉस ना हो। सो दे एडॉप्टेड प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके लिए इन्होंने क्यूटिकल फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, क्यूटिकल लिपिड लेयर है ताकि वो इवेपोरेशन को रिड्यूस कर ले और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर ले। साथ में इन्होंने क्या कर लिया, स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ ओनली। लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस है उस पे स्टोमेटा होते हैं, जो अपर एपिडर्मिस है उन पे स्टोमेटा नहीं होते। एक्वेटिक प्लांट्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनमें दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जो मीज़ोफाइट्स हैं यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी है कि लीफ के सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे आपको स्टोमेटा मिलेंगे। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टोमेटा मीन्स टू रिड्यूस एवापोरेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का मेथड भी सीख लिया और साथ में वाटर स्टोरेज का। दे हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। थर्ड एडाप्टेशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना और वाटर एब्जॉर्ब करना सीख लिया। पहले तो ये एक्वेटिक लाइफ में थे तो गैस को एब्जॉर्ब करते थे लिक्विड से, और वाटर तो वैसे भी अवेलेबल था तो उसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं थी। वाटर खुद ब खुद इंटर होता था बाय डिफ्यूजन मेथड फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब टेरेस्ट्रियल लाइफ में आकर इन्होंने ये दोनों तरीके सीख लिए। एडाप्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इन्होंने सीख लिया, और वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू राइजाइड्स। तो इन्होंने राइजाइड्स डेवलप कर लिए। रूट्स तो नहीं है इनमें, रूट्स तो ट्रैक्योफाइट्स में शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जिसको राइजाइड्स कहते हैं। इस तरह इन्होंने गैस एंड गैस सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड लेना सीख लिया और वाटर थ्रू डिफ्यूजन की बजाय थ्रू राइजाइड्स एब्जॉर्ब करना सीख लिया। फोर्थ एडाप्टेशन इनके पास जो है वो हेटेरोगेमी है। हेटेरोगेमी मीन जब स्पर्म और ओवम जो है वो सेम ना हो, दोनों की मॉर्फोलॉजी में चेंज हो।
तो इन्होंने मॉर्फोलॉजी भी चेंज कर लिया। इनमें जो स्पर्म है वो मोटाइल है, इट कैन मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस। स्मॉल साइज़ है, हल्का होता है ताकि उसको मूवमेंट में आसानी हो। फ्लैजिलेटेड है, उसमें फ्लैजिला है, ताकि फ्लैजिला होंगे तो ये मोटाइल होगा। ओवम इसके अपोजिट है, वो नॉन मोटाइल है, लार्जर इन साइज़ है, नॉन फ्लैजिलेटेड है और ये हमेशा पड़ी होती है विंटर के अंदर। तो स्पर्म को ओवम के एड्रेस का पता होता है कि ओवम जो है वो मुझे विंटर में मिलेगी। तो जब वो विंटर में मिलेगी तो स्पर्म जो है वो उसको एक ही जगह तलाश करनी होती है, आर्शिगोनिया और आर्शिगोनिया के अंदर विंटर। अगर स्पर्म भी मोटाइल हो और ओवम भी मोटाइल हो तो फिर लोकेशन ऑफ ओवम एंड लोकेशन ऑफ स्पर्म दोनों अनप्रेडिक्टेबल होंगे। तो स्पर्म ओवम को कहाँ तलाश करेगा? अभी ये एक की पोजीशन जो है वो क्लियर है कि ओवम जो है वो सिसाइल है और वो हमेशा आर्शिगोनिया के अंदर विंटर के अंदर पड़ी होगी। तो स्पर्म जो है वो उसको वहीं पे सर्च करने जाता है। इस तरह इनके मिलने का चांस और फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ गीमीट्स। अब चूँकि एक्वेटिक लाइफ तो ज़्यादा स्टेबल इन्वायरमेंट था, अब ये तो अनप्रेडिक्टेबल एरिया है एयर। इसमें जो है वो गीमीट से लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, गोनेट से लॉस ऑफ वाटर हो सकता है और ड्राई सीजन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने इनके गीमीट्स को प्रोटेक्ट किए। स्पर्म्स आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेज। स्पर्म जितनी भी हैं उसको हम इथेरोजोइड सेल्स भी कहते हैं, उनके ऊपर अल्लाह पाक ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है विच इज़ कॉल्ड म्यूसिलेज। म्यूसिलेज इज़ वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। ओवम इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्टेइंग इन विंटर। ओवम को इस तरह प्रोटेक्ट किया है कि ये इसको सिसाइल बनाया है और ये विंटर से निकल नहीं सकती, तो ये विंटर के अंदर ही प्रोटेक्टेड है। नॉट ओनली गैमीट्स आर प्रोटेक्टेड बट गोनेट्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्शन ऑफ गोनेट्स, गोनेट्स भी ड्राई हो सकते हैं, गोनेट्स के ऊपर भी कोई फिजिकल इंजरी आ सकती है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह पाक ने एंथ्रीडिया एंड आर्शिगोनिया आर प्रोटेक्टेड बाय नीडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैराफाइसिस। इसके ऊपर नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको सराउंड करते हैं, थॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह फ्लावर्स को कांटों से प्रोटेक्ट किया गया है, इसी तरह इनको भी थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, नीडल लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट किया गया है, उसको हम पैराफाइसिस कहते हैं। पैराफाइसिस आर स्टेराइल इन नेचर। इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, इनका काम सिर्फ ये कि गोनेट्स को मॉइस्ट रखे, उसमें वाटर अवेलेबल हो। जब तक वाटर अवेलेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन ईजीली होगा, तो ये उनको ड्राई आउट होने से बचाता है। स्पोर्स आर प्रोटेक्टेड इन स्पोरेंजियम। इसी तरह एंथ्रीडिया प्रोटेक्टेड है, आर्शिगोनिया प्रोटेक्टेड है पैराफाइसिस में, स्पोर्स प्रोटेक्टेड है स्पोरेंजियम में। इट मीन्स कि कोई भी चीज़ ओपन नहीं है, ऑल ऑफ देम आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, तो उस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए हर एक चीज़ को अल्लाह पाक ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो इसके साथ दैट इज़ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स क्योंकि ब्रायोफाइट्स ने एम्ब्रियो फॉर्मेशन अडॉप्ट कर लिए। जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो बाय माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस से जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो की ये प्रॉपर्टी है कि एम्ब्रियो कैन टॉलरेट इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस। एम्ब्रियो किसी हद तक इन्वायरमेंट के चेंजेस को टॉलरेट कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है, तो इस वजह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन्होंने डेवलप कर ली। एम्ब्रियो इज़ प्रोटेक्टेड इन विंटर फ्रॉम ड्राइंग एंड इंजरीज। जब एम्ब्रियो बनती है तो वो भी फ्री फॉल नहीं होती, वो भी प्रोटेक्टेड होती है इनटू विंटर। फीमेल गोनेट्स के अंदर ही पड़ी होती है ताकि वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहे। लास्ट एडेप्टेशन उन्होंने क्या कर ली? लास्ट एडेप्टेशन उन्होंने कर ली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपको पता है कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर से जो नया जनरेशन बनता है दैट इज़ कॉल्ड गैमेटोफाइट जनरेशन। ये जो प्रोसेस है ये एसेक्सुअल में आता है और याद रखें इनमें मोर रिप्रोडक्टिव एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सॉरी, मोर रिप्रोडक्टिव रेट होता है। ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो ज़्यादा होता है। इट मीन्स अगर आपके पास 1000 स्पोर्स हैं लेट्स सपोज, तो ये स्पोर्स किसी का वेट नहीं करते और ये 1000 स्पोर्स जो हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं 1000 प्लांट्स में। तो यहाँ पे चांस ऑफ वेस्टेज नहीं होता। आप याद रखें कि इनमें मोर ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग इसमें बन सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इनका ये पर्पज़ है इस जनरेशन के पैदा करने का। इसका मतलब है कि अगर 1000 स्पोर्स बने हैं तो 1000 प्लांट्स बना सकते हैं।
गेमिटोफाइट सेकंड जनरेशन है, वो गेमीट्स बनाते हैं। गेमीट्स के अंदर फिर फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन से फिर एम्ब्रियो बनती है और एम्ब्रियो से फिर नया जनरेशन बनता है स्पोरोफाइट। ये जो सेकंड जनरेशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चांस ऑफ मिस्टेक हो सकती है। लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लें कि हमारे पास 1000 स्पर्म्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 1000 ओवम बने, ठीक है। क्या पता ओवम जो है वो 500 हो। अब भी ज़रूरी नहीं है कि 5000 स्पर्म 5000 ओवम को फर्टिलाइज कर सकें और 500 प्लांट्स बन सकें। नो, मे बी 100 प्लांट्स बने, मे बी 200 बने, मे बी 300 बने, क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी स्पर्म्स कैन अप्रोच दी ओवम एंड हाउ मेनी स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज दी ओवर। तो जितने स्पर्म आकर जितने ओवर को फर्टिलाइज करेंगे उतने ही प्लांट्स बनेंगे। तो यहाँ पे देख लें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इतने इंक्रीज़ नहीं होते जितने स्पोरोफाइट के केस में इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये क्या रहता है, वेरिएशंस एंड एडाप्टेशंस इन ऑफस्प्रिंग, क्योंकि ये एडाप्टेड होना चाहता है इनटू टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ में एडाप्ट होने के लिए इनको वेरिएशन और एडाप्टेशन की भी ज़रूरत है, जिसके लिए इन्होंने दोनों मेथड्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के, एक जनरेशन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ करे और दूसरे में वेरिएशन, ताकि न्यू इन्वायरमेंट के साथ ये एडाप्ट हो जाए। दोस्तों याद रखिए ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स, क्योंकि ये पहले प्लांट्स हैं कि ये एक्वेटिक लाइफ छोड़कर टेरेस्ट्रियल में आ गए हैं, लेकिन अभी भी इनको वाटर की इंतहाई ज़रूरत है। ये मॉइस्ट एरियाज़ में इसलिए रहते हैं, शेडी एरियाज़ में इसलिए रहते हैं, और जहाँ पे वाटर अवेलेबल ना हो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इनका स्टिल डिपेंड है ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स। ब्रायोफाइट स्टिल नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब वाटर होगा तो ये स्पर्म से रिमूव करेगा म्यूसिलेज और स्पर्म कैपेबल होगा कि वो ओवम को फर्टिलाइज करे। अगर वाटर नहीं है तो म्यूसिलेज रिमूव नहीं होगा, और जब म्यूसिलेज रिमूव नहीं होगा तो वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। दे स्टिल नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स की एक और मजबूरी है कि ब्रायोफाइट नीड वाटर सो कैन एडाप्टेशन फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सो कॉल्ड हाइग्रोफाइट्स। इनको चूँकि वाटर चाहिए, अब वाटर रिजाइड इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इन्होंने ये एडाप्टेशन भी की है कि ये वाटर को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से हम इनको हाइग्रोफाइट्स भी कहते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग प्लांट्स। तो इनके 3 नाम याद रखें, एम्फीबियन प्लांट्स, एम्ब्रियोफाइटा और हाइग्रोफाइट्स, ठीक है। इसके साथ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह ट्रैकियोफाइट्स पे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को A to Z बायोलॉजी फॉर ईटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह दैट विल बी ऑन ट्रैकियोफाइट्स। थैंक यू सो मच।